हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2017 की 30 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? आपसे पूछा गया है गंगटोक किस राज्य की राजधानी है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम राज्य की। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। सिक्किम राज्य के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, इन्हें गोले भी कहा जाता है, प्रेम सिंह तमांग गोले, और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में परिचालित उपग्रहों में कोई भी, चार ऑप्शन है और इसमें से बताना है कौन सा आपका आंसर होगा। बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है, दूसरा ऑप्शन है संचालन उपग्रह नहीं है, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह नहीं है और चौथा ऑप्शन है संचार उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी उपग्रह बृहस्पति कक्षा में नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सेबी से व्यवसाय से बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त हुई? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सेबी से व्यवसाय से बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, चौथा ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज को हाल ही में सेबी से व्यवसाय से बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त हुई है। सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी के वर्तमान में समय में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। आपको याद रखना है वर्तमान 21 में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से भेदभावपूर्ण कर को समाप्त अकबर ने 1564 में समाप्त किया। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया। पहला ऑप्शन है जकात, दूसरा ऑप्शन है खराज, तीसरा ऑप्शन है जजिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जजिया। अकबर ने भेदभावपूर्ण कर जजिया को 1564 में समाप्त किया था। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो आपको यह भी याद रखना है अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी और इसी ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? चार ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी एक सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। पहला ऑप्शन है अंतर्देशीय पत्र, दूसरा ऑप्शन है डाक जीवन बीमा, तीसरा ऑप्शन है तार, चौथा ऑप्शन है स्पीड पोस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तार। तार की सुविधा को भारतीय डाक सेवा ने स्थायी रूप से बंद कर दिया है और भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1 अप्रैल 1854 को लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी और वर्तमान में भारत में कुल 9 डाक पिन क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छठी अनुसूची के अनुसार। भारत के संविधान में छठी अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? आपसे पूछा गया है भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। पहला ऑप्शन है हबीबगंज, दूसरा ऑप्शन है नेपाल नगर, तीसरा ऑप्शन है रतलाम और चौथा ऑप्शन है सतना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हबीबगंज। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। बंसल ग्रुप ने 450 करोड़ की लागत से हबीबगंज को विकसित कर देगा और इस समझौते के मुताबिक बंसल ग्रुप को कमर्शियल स्पेस की लीज 45 साल के लिए मिली है। तो आपका जो कमर्शियल क्षेत्र होगा इस स्टेशन के आसपास का, उसकी लीज बंसल ग्रुप को 45 सालों के लिए मिली है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है इंदौर और इंदौर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है और इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपसे पूछा गया है
जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य हैं? आपसे पूछा गया है भारत में कितने राज्य हैं? पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान 2021 की यदि बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको याद रखना है वर्तमान 2021 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। किस वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था? आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 2003 में। 2003 में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? पहला ऑप्शन है पद्मनाजा नायडू और दूसरा ऑप्शन है शीला कोल, तीसरा ऑप्शन है शारदा मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है सरला अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरला अग्रवाल। सरला अग्रवाल मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछा गया है सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है HAL द्वारा रूपांकित और विकसित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है HAL द्वारा रूपांकित और विकसित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है तेजस और तेजस वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपसे पूछा है भूदान आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किसे अभी तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है CV रमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक महात्मा गांधी जी का नाम शांति के नोबेल के लिए 8 बार नामित हुआ है परंतु इन्हें एक भी बार यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा ऑप्शन है देवदत्त पटनायक, तीसरा ऑप्शन है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी और चौथा ऑप्शन है अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और अभी तक ये ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21 लक्षद्वीप खालिस्तान में है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ है। पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, चौथा ऑप्शन है अरब सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप के वर्तमान 2021 में प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017 और NTPC एग्जाम 2016, 2017, 2021, MP जेल प्रतिनिधि एग्जाम 2018, 2020 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर के GK GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इन सभी वीडियोज़ की
PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन करके वहाँ से इन सभी की PDF फाइल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ जाकर आप उसे ज्वाइन कर लें और इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल डाउनलोड कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछा गया है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब एक मुगल सम्राट था और इसी ने ही सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अभी तो मैथ आया है, अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ गया है जी, आ चुका है, आ गया है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को खालिस्तान कहा जाता है। आपसे पूछा गया है विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तंतु, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है बैटरी और चौथा ऑप्शन है तत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तत्व। विद्युत हीटर में प्रयोग की गई तारों को तत्व कहा जाता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम तारों का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है विद्युत हीटर में किन तारों का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम तारों का। और इनका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रोटिस्टा से संबंधित है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक प्रोटिस्टा से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अवंपैक फफूंदी, दूसरा ऑप्शन है काली फफू, तीसरा ऑप्शन है नीली फफूंदी और चौथा ऑप्शन है गुलाबी फफूंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अवंपैक फफूंदी। यह रहा आपका इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 अवंपैक फफूंदी प्रोटिस्टा से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्थली भोजी, दूसरा ऑप्शन है केवल पृष्ठीय भोजी, तीसरा ऑप्शन है केवल मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्थल भोजी, चौथा ऑप्शन है केवल पृष्ठीय भोजी एवं अधस्थल भोजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्थल भोजी संयुक्त रूप से मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपसे पूछा गया है अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन एक कोशिकीय है और चौथा ऑप्शन है बहुकोशिकीय है। तो यहाँ पूछा गया अमीबा के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक कोशिकी। अमीबा एक कोशिकी जीव का उदाहरण है और अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि के द्वारा होता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी उत्तक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। आपसे पूछा गया है उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी उत्तक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कंडरा, अर्थात टेंडन संयोजी उत्तक है जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है टेंडन अर्थात कंडरा ऐसा संयोजी उत्तक है जो कि पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। पहला ऑप्शन है सिलेंटेरेटा, दूसरा ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, तीसरा ऑप्शन है एनेलिडा, चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा समूह है, यही आपसे पूछा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कि क्लोन के बारे में इनमें से कौन सी एक विशेषता गलत है। पहला ऑप्शन है पहला क्लोन जीव भेड़ डाली था, यह सही है। दूसरा ऑप्शन है क्लोन भेड़ डाली अपने माता पिता के समान नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है बिलमुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन का विकसित किया। और चौथा ऑप्शन है डाली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहाँ से नाभिक लिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी, यह ऑप्शन गलत है। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना, तो वह बिल्कुल अपने माता पिता के समान थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, आगरा के आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है आगरा के आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है दिल्ली में वायु प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में अम्ल वर्षा, तीसरा ऑप्शन है ताजमहल में तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा, चौथा ऑप्शन है त्वचा रोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ताजमहल तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा।
आगरा के मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से ताजमहल के आसपास अम्ल वर्षा का कारण है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अम्ल वर्षा होती है जो वनस्पतियों को हानि पहुंचाती है और इसी अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग खराब होता जा रहा है, अर्थात उसका जो सफ़ेद संगमरमर है वह पीला होता जा रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? आपसे पूछा गया है पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन में मदद करने के लिए पेट में HCl अम्ल उत्पादित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्षा में कमी किसके कारण होती है? आपसे पूछा गया वर्षा में कमी किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ऑप्शन है वनीकरण, तीसरा ऑप्शन है मृदा प्रदन, चौथा ऑप्शन है मृदा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग के कारण। वर्षा में कमी ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह क्या दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना खालिस्तान होता है? पहला प्रश्न है लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना खालिस्तान होता है। पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्व क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है वायुमंडल क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र। एक लटका हुआ दंड चुंबक जब घुमाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी का अपना गुरुत्व क्षेत्र होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु खालिस्तान को हटाने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु किसे हटाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है और खाद्य पदार्थों के पैकेटों में नाइट्रोजन गैसों का उपयोग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? आपसे पूछा गया है यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है जेंथोफाइल 2, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, चौथा ऑप्शन है बिलीरुबिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिलीरुबिन अम्ल वर्णक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह का घूर्णन किस दिशा में होता है? आपसे पूछा गया है कि शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है? पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, दूसरा ऑप्शन है पूर्व से उत्तर, तीसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम और चौथा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पूर्व से पश्चिम। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है और यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है तो इसका राइट आंसर होता है पश्चिम से पूर्व में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करती है और यहाँ आपसे पूछा गया है शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है तो इसका राइट आंसर है पूर्व से पश्चिम में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारी बारिश हो रही हो और सोनम बगीचे से अपने घर तक पहुंचना चाहती है, वह रास्ता जिस पर उसने फिसलने की न्यूनतम संभावना इसे स्तरित कीजिए। पहला ऑप्शन है आद्रण मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है बजरी, तीसरा ऑप्शन है पालिश किया हुआ संगमरमर और चौथा ऑप्शन है सीमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बजरी। यदि बारिश हो रही हो और सोनम को बगीचे से अपने घर तक जाना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता होगा बजरी, क्योंकि बजरी में घर्षण बाकी सभी की अपेक्षा अधिक होता है और वह फिसलेगी नहीं, आसानी से अपने घर पहुंच जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017 और MP जेल प्रेरी एग्जाम 2017, 2018 और NTPC एग्जाम 2017, 2021 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।